हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में स्टार्ट किया था अपना सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हमने सिर्फ कुछ एक पार्ट ही किया है उसका। तो आज हमें उससे आगे करना है जो हमने पहले वाली वीडियो में अपना किया था। तो जिन बच्चों ने हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आने वाला जो अभी लेक्चर है हमारा ये अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो बिल्कुल बेसिक ही था जो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फ्लावर के बारे में, फ्लावर के कौन कौन से वॉल होते हैं, ये सब भी था। तो वैसे भी वो आपको आता होगा, पर फिर भी एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं और माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो बेटा हमने क्या किया था, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको टीएस किया था किसका, एंथर का। और डायग्राम से हमने देखा था कि भाई एंथर जो है कितनी लेयर होती हैं, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोर क्या है, जो फ्यूचर में पॉलन ग्रेन बनते हैं उन्हीं को बोला जाता है। एक तरह से क्या है, मेल गैमेट्स को माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं हम। तो आज हमने पढ़ना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और बेटा जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एक जो हमारा एंथर जो था, एंथर के अंदर मैंने कहा था कि दो लोब होते हैं जिसके अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, बट पोलन चैम्बर या पोलन सैक हम उसको बाद में नाम देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम हम उसको पहले बोल सकते हैं। अभी बताऊंगी कि बाद में कब नाम दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था एंथर का स्ट्रक्चर और इस तरह से हमने उसमें ये चैम्बर दिखा रखे थे। और चैम्बर में क्या थी, बहुत सारी सेल भी प्रेजेंट थी। आपको याद होगा मैंने कहा था अंदर सेंटर वाली सेल जो थी वो स्मॉल होती हैं, बाहर की तरफ जो होती हैं वो वाइड और थिक होती हैं। तो अंदर वाली का नाम स्पोरोजिनस था और बाहर वाली का नाम पेराइटल सेल था। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको कहा जाता है, एक स्पोरोजिनस सेल, क्योंकि एक स्पोरोजिनस सेल जो है वो एक से सीधा 4 माइक्रोस्पोर को बनाती है, तो इसलिए उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर्स को बनाने का काम किसका है, सेंटर में जो सेल है। तो सेंटर में जो सेल है वो कौन सी है, स्पोरोजिनस। कौन सी है, स्पोरोजिनस सेल। और स्पोरोजिनस सेल को ही क्या बोला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। और भाई एक एक स्पोरोजिनस सेल जो है वो कितने बनाती है, माइक्रोस्पोर 4 बनाती है। तो बोल देते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर्स, 1 से 4 बनते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत सारी सेल हैं। जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता तब उसके अंदर जो ये चैम्बर हैं, इनके अंदर जो ये सेल हैं ये भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी ये सेल होती हैं सेंटर वाली स्पोरोजिनस, ये क्या होती हैं बेटा, कम्पैक्ट होती हैं। आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल एक डेंस मास बनाए हुए होती हैं। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी इनमें मैच्योरेशन आनी स्टार्ट होती है तो ये सारी सेल क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अलग अलग। हर एक चैम्बर में करके दिखा रही हूँ। तो अलग अलग हो जाती हैं तो बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे आ गया, गैप आ गया। तो गैप को बोलते हैं बेटा सैक। क्या बोलते हैं, सैक बोलते हैं। अब ये जो सैक है ये पोलन चैम्बर में आ गया ना, तो अब इसको नाम दे सकते हैं हम, इसको पूरे को पोलन सैक। क्या नाम दे सकते हैं, पोलन सैक, गैप आने के बाद। आई थिंक क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो अब जब एक स्पोरोजिनस सेल 4 माइक्रोस्पोर को बनाती है, जब एक क्या बनाती है बेटा, 4
माइक्रोस्पोर्स को बनाती है, मतलब टेट्राड फॉर्मेशन जब होता है तो वो सारे क्या होते हैं, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो क्या होते हैं, ऑल आर कनेक्टेड, चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बट जैसे जैसे क्या होता है, मैच्योरेशन होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, 1 से 4 बनते हैं। तो एक स्पोरोजिनस सेल जो है जब 4 को बनाती है, तो देखो बेटा 4 कैसे बनेंगे, एक स्पोरोजिनस सेल से अलग अलग उसमें बनते हैं, या तो बन जाते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसी शेप कौन सी है, टेट्राहेड्रल, या फिर किस अरेंजमेंट में हो सकते हैं, वो इस तरह भी हो सकते हैं। ये क्या है, आइसोबाइलेटरल, क्या है, आइसोबाइलेटरल। या फिर क्या हो सकते हैं बेटा, 4 के 4 कुछ इस तरह भी हो सकते हैं। ये कैसी शेप है, दैट इज़ द लीनियर शेप। कैसी है, लीनियर। और इसके अलावा एक शेप और भी बनती है, वो कैसी है, कुछ इस तरह की, 2 ये ऊपर आ गए और 2 नीचे। दिखने से कैसा लग रहा है, टी शेप, कैसी लग रही है, टी शेप। बट ये टी शेप नहीं है, इसको हम बोलते हैं एफ शेप। क्या बोलते हैं, एफ शेप, या फिर डिस्क सेट। क्या है, डिस्क सेट। ये जो है ये क्या है बेटा, 1 से जब 4 बने तो जो 4 माइक्रोस्पोर हैं उनका किस तरह का अरेंजमेंट होता है, या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, या आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, या फिर लीनियर हो सकते हैं, या फिर डिस्क सेट हो सकते हैं, एफ शेप जिसको बोला था। मोस्ट कॉमन जो होता है वो इनमें से कौन सा है, सबसे कॉमन जो है वो कौन सा अरेंजमेंट है, ये है बेटा, सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। ओके, ये सबसे कॉमन है। आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये कॉमन है ये शेप, इसी को एक बार यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं। कितने बनने हैं, 4। और जो 4 बनेंगे वो चारों के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब जब ये बनते हैं तो इनमें से किसी एक का डेवलपमेंट दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि इसी का एक का डेवलपमेंट दिखा रही हूँ। तो जब ये बना, ये तो जो इसकी ये वाली लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, स्पोरोडर्म। क्या बोल सकती हूँ, स्पोरोडर्म भी बोल सकती हूँ, ठीक है। क्या बोल सकती हूँ, स्पोरोडर्म भी बोल सकती हूँ। अब जो ये स्पोरोडर्म है, जब ये स्पोरोडर्म बनती है तो स्पोरोडर्म जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाती है 2 लेयर में। तो इसके ऊपर और 2 लेयर कौन सी आएंगी, एक आ जाएगी बेटा एक्साइन और एक आ जाएगी इंटाइन। एक लेयर कौन सी आ जाएगी, एक्साइन, एक लेयर कौन सी आ जाएगी, इंटाइन। एक्साइन जो है वो तो है आउटर लेयर और इंटाइन जो है वो कौन सी है, इनर लेयर। एक्साइन जो है वो कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस लेयर, और इंटाइन कैसी है, कॉन्टिन्यूस लेयर है। ओके, एक्साइन लेयर जो है उसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, एक्साइन लेयर जो है इसके बारे में डिस्कवरी की थी किसने, जेलिस ने। किसने, जेलिस ने। और इंटाइन के बारे में किसने की थी, नॉक्स एंड हैरिसन। किसने, नॉक्स ने और हैरिसन ने। तो एक्साइन और इंटाइन लेयर। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो ये एक्साइन लेयर है, सारे को रब कर देते हैं, जो ये एक्साइन लेयर है इसमें भी और कौन कौन सी लेयर हैं, एक्साइन लेयर जो है इसमें भी कौन कौन सी लेयर हैं।
एक्साइन में, तो एक है इसमें इकेटसाइन और एक है इसके अंदर इंडेक्साइन। जो क्या है इकेटसाइन है, इसको और क्या बोला जाता है, सेक्साइन, और इसको क्या बोला जाता है, नेक्साइन। और थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं इसको। और एटेक्साइन जो है उसके अंदर भी कौन कौन सी लेयर हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी लेयर हैं, 3 लेयर और होती है बेटा इसमें। कौन कौन सी हैं, देखो सबसे इनर जो है इसकी लेयर, सबसे इनर जो है वो कौन सी है, फाइब्रस लेयर। कौन सी है, फाइब्रस लेयर। और ये कैसी है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर है। कैसी है, कॉन्टिन्यूस। मिडल वाली जो है वो कौन सी है, मिड वाली है बैक्यूलेट। कौन सी है, बैक्यूलेट। और ये बैक्यूलेट कैसी है बेटा, ये है डिसकॉन्टिन्यूस। उससे ऊपर, मतलब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, सबसे इनर है, मिड है, और उसके बाहर जो है वो कौन सी है बेटा, टेक्टम। कौन सी है, टेक्टम। तो जो टेक्टम लेयर है ये भी कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो टेक्टम भी कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है। ओके, तो ये क्या हो गई, 3 लेयर हो गई किसकी, एक्साइन लेयर जो है वो मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई जब टेट्राड फॉर्मेशन होती है तो टेट्राड 1 से 4 बने थे स्पोरोजिनस से, तो जो 4 बने थे वो चारों के चारों क्या करेंगे, मैच्योर होंगे। उनमें से एक को दिखाया है, तो जो उनमें से एक को दिखाया है माइक्रोस्पोर को, वो पोलन ग्रेन में चेंज होएगा। तो जब पोलन ग्रेन में चेंज होता है तो उस पर लेयर आती है ऊपर की तरफ। तो जो सबसे पहले जो होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको स्पोरोडर्म बोला, तो स्पोरोडर्म जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक्साइन और इंटाइन में। एक्साइन आउटर लेयर होती है डिसकॉन्टिन्यूस, अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इंटाइन जो होती है वो इनर होती है कॉन्टिन्यूस। तो फिर एक्साइन की भी 2 लेयर होती हैं, और जो 2 होती हैं उनमें से जो अपर लेयर जो होती है एक्साइन की, उसकी भी 3 लेयर होती हैं। इम्पोर्टेंट आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी लेयर कॉन्टिन्यूस है, कौन सी लेयर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से समझना जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा टेक्टम, ये क्या है, आउटर लेयर हो गई ना, इनर, मिड और आउटर। टेक्टम क्या हो गई, आउटर हो गई। तो भाई टेक्टम जो है इसका फंक्शन पूछा जाता है, टेक्टम का फंक्शन पूछा जाता है। तो टेक्टम लेयर क्या करती है, डिजाइन द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स जो है उसको डिज़ाइन करती है, और साथ साथ में क्या करती है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन। किस में हेल्प करती है बेटा, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। किसकी, पोलन ग्रेन की, कि भाई उसका जीनस क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, या फिर वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब भाई ऐसे कैसे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा टेक्टम, क्योंकि कुछ एक क्या होता है, इसका आउटर डिज़ाइन अलग होता है। कब किसी किसी क्या है कि जो हम पढ़ेंगे ना पोलन ग्रेन, उसमें क्या होता है कुछ इस तरह का आउटर मेम्ब्रेन जो है कुछ इस तरह की हो सकती है। तो इस तरह की होगी तो इसको बोल देंगे ट्यूबिक्यूल्स। कुछ एक में कुछ इस तरह की हो सकती है, इधर ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसी भी हो सकती है, बिल्कुल स्मूथ है, तो इसको बोल देंगे आउटर को स्मूथ लेयर या फिर स्मूथ मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ एक के अंदर कैसी होती है बेटा, ऐसी भी होती है, इस तरह की पोलन ग्रेन जो है उसकी आउटर। तो ये जो है इसको क्या बोल सकते हैं, रेटिक्यूलेशन। और किसी किसी में कैसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इस तरह की। ठीक है, मतलब राउंडेड बनाना है, थोड़ा वैसा बन गया, राउंडेड है ये। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, तो इसको क्या बोल देंगे, स्पाइंस। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है। क्या बताया मैंने कि भाई टेक्टम जो है वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये आउटर डिज़ाइनिंग का काम करता है। अब आउटर डिज़ाइनिंग कैसी कैसी हो सकती है, किसी किसी पोलन ग्रेन में इस तरह की हो सकती हैं, ऐसी होगी तो ट्यूबिकल्स, किसी में इस तरह के हो सकती हैं स्पाइंस, किसी में इस तरह का हो सकता है आउटर डिज़ाइन तो रेटिक्यूलेशन, या फिर किसी किसी के अंदर ये इस तरह का हो सकता है तो स्मूथ। तो मतलब अलग से पता चल जाएगा कि किस टाइप का पोलन ग्रेन बन रहा है और उसकी फैमिली कौन सी है। तो इन सब में कौन हेल्प कर रहा है, टेक्टम हेल्प कर रहा है। ओके, अब देखते हैं इंटाइन और एक्साइन।
तो ये हम अपना पोलन ग्रेन ड्रॉ कर रहे हैं। एक सबसे इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उसके बाहर लेयर जो है, तो इसको दूसरे से ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये है उसके बाहर। बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। तो ये सेकेंड लेयर है इंटाइन, अंदर से सेकेंड है ना इंटाइन। अब इसके भी बाहर क्या है, एक और है कवरिंग। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो आउटर है ये कौन सी है, एक्साइन, एक्साइन। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्मा है वो कैसा है, डेंस। कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्मा। डेंस साइटोप्लाज्मा किसका बना हुआ है, अनसैचुरेटेड फैट का। किसका, अनसैचुरेटेड फैट का। और किसका, स्टार्च का बना हुआ है। अब ये अनसैचुरेटेड फैट और स्टार्च है, तो ये क्या काम कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट करता है। किसको, प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को। ठीक है, किससे, यूवी रेडिएशन से। किससे, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डेंस साइटोप्लाज्मा है। अब देखो इंटाइन, पहले एक्साइन। एक्साइन लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की। और ये स्पोरोपोलिनिन कहाँ से रिलीज हुआ था, इसको टेप्टम लेयर ने रिलीज किया था। किसकी फॉर्म में, यूबीस ग्रैन्यूल की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, यूबीस ग्रैन्यूल। जो कि स्पोरोपोलिनिन एक तरह का क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एक्साइन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। इंटाइन लेयर जो है उस पर वो किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो ये हमने पढ़ लिया अपना क्या है हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और उसकी लेयर। ये बीच बीच में जो गैप दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ पर एक्साइन नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ये है जर्म पोर। क्या है यहाँ पे, जर्म पोर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है कि जो पोलन ग्रेन बना है जो, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होएगी माइटोसिस। क्या हुआ इसके अंदर, माइटोसिस प्रोसेस हुई। और माइटोसिस प्रोसेस हुई तो माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस प्रोसेस में पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस। क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न। क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न, वो भी कैसा होगा डिवीज़न, बिल्कुल इक्वल। कैसा होगा, इक्वल। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया ये इस तरह से। और जब कैरियोकाइनेसिस हो गया उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट इधर लिख रही हूँ यहाँ पे, सेकंड पॉइंट, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या है, सेल का डिवीज़न। तो जो सेल का डिवीज़न है वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा। कैसा होगा, अनइक्वल। ठीक है, तो अनइक्वल कैसे होगा बेटा, ये इस तरह से हो गया डिवाइड। अब ये एक क्या है, बड़ी सेल, ये क्या है, छोटी सेल। ये क्या है, बड़ी सेल, ये क्या है, छोटी सेल। तो ये बड़ी सेल जो है इसको नाम दे दिया हमने वेजिटेटिव सेल। क्या नाम दे दिया, वेजिटेटिव सेल। और जो ये छोटी सेल है यहाँ पे, इसको नाम क्या दे दिया, जेनरेटिव सेल।
ठीक है, बड़ी वाली सेल को नाम क्या दे दिया, वेजिटेटिव, छोटी वाली सेल को नाम क्या दे दिया, जनरेटिव। तो धीरे 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 करके जो ये जनरेटिव सेल है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेपरेट, और सेपरेट होकर के क्या होएगी, पूरी तरह से इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब देखो वेजिटेटिव जो है इसका नाम वेजिटेटिव है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये क्या है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रही, नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ pollen grain, in the डेवलपमेंट ऑफ pollen grain, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट में क्या है, कोई हेल्प नहीं करती, इसलिए वेजिटल या वेजिटेटिव बोलते हैं। जनरेटिव जो है ये स्मॉल सेल है बेटा, ये कैसी थी, लार्ज सेल, ये कैसी है, ये है स्मॉल सेल, कैसी है ये, स्मॉल सेल। तो ये क्या करती है, ये फॉर्मेशन करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। अभी देखेंगे कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये हमने बताया कि बेटा पोलन ग्रेन जो है वो किस तरह से पोलन ग्रेन बना है, लेयर कैसे बनी है और कैसा इसका अरेंजमेंट है। आई थिंक आप एक बार इसको देख लो तो क्लियर होगा ये। नेक्स्ट है कि जर्म पोर क्या होते हैं, जर्म पोर, जर्म पोर क्या है। अब जर्म पोर देखो कुछ इस तरह से थे, ये लेयर, ये एक्साइन गैप, एक्साइन गैप, एक्साइन एंड गैप, तो बीच बीच में गैप आ रहा है ना, तो इस गैप को ही क्या बोला था हमने, जर्म पोर। जर्म पोर से ही क्या होता है, पोर है तो यहीं से क्या होगा, सप्लाई होती है, यहीं से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। देखो अब यहीं से आगे क्या होगा, जो पोलन ट्यूब जो है वो भी रिलीज होगी। तो जर्म पोर अगर इस तरह से जो ये गैप है ना, अगर ऐसे राउंडेड हो, कैसा हो, राउंडेड हो, तो जर्म पोर ही बोलते हैं। कैसा हो बेटा, राउंडेड हो, राउंडेड मतलब स्पैरिकल, तो क्या बोला, जर्म पोर। और अगर वो कैसा हो, इलोंगेटेड हो, कैसा हो, इलोंगेटेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जर्म फ्यूरो। क्या बोलते हैं, जर्म फ्यूरो, जर्म फ्यूरो। मेनली क्या होता है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, जर्म फ्यूरो जो है वो कुछ एक मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम कितने जर्म पोर प्रेजेंट हो सकते हैं एक पोलन ग्रेन पे, तो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो कितने हो सकते हैं, 3 जर्म पोर। कितने हो सकते हैं, 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर 3 जर्म पोर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं, ट्रायाकॉल्पेट। उस पोलन ग्रेन को नाम क्या देते हैं, ट्रायाकॉल्पेट। मेनली डाइकॉट में ऐसा है। और इससे कम कितने हो सकते हैं, तो अगर 1 हो, ओनली 1 जर्म पोर, मतलब एक ही है क्या, जर्म पोर एक ही है, तो उसको नाम क्या दे सकते हैं, एक को मोनोकॉल्पेट। एक हो तो मोनोकॉल्पेट, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि जर्म पोर और जर्म फ्यूरो। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, पोलन किट। अब पोलन किट क्या होती है, इट इज द येलोइश कवरिंग on the axon, sorry on the एक्साइन लेयर। एक येलोइश कलर की लेयर होती है बेटा,
येलोइश कलर की होती है और जो एक्साइन लेयर होती है उसके ऊपर बन जाती है। अब जो ये येलोइश कलर की लेयर होती है इसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये क्या करती है? रेजिस्टेंस बनाए रखती है। मतलब क्या है कि एग्जाइन जो है जब पॉलिनेशन का टाइम पीरियड नहीं होता या फिर क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है और पॉलिनेशन अगर नहीं होना चाहिए तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है कि जो पॉलन किट जो है, मतलब टेप्टम ने रिलीज़ किया था इसको, तो टेप्टम येलोइश कलर की कवरिंग को रिलीज़ करती है जो एग्जाइन के ऊपर आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए या फिर उसकी फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे उसकी वो कंडीशन आ जाती है तो वो रप्चर हो जाती है, तो उस टाइम पर फिर उनका पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये क्या है? ये है पॉलन किट। पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है? pollen viability, it is the ability of pollen grains to retain the germination। मतलब क्या है कि ये कैपेसिटी होती है पॉलन ग्रेन की। क्या होती है? कैपेसिटी होती है पॉलन ग्रेन की कि वो कितने टाइम पे अपनी जर्मिनेशन की पावर को रिटेन कर देंगे, मतलब जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक वो पॉलिनेशन के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं, जर्मिनेशन की पावर हो सकती है, तो उसको पॉलन वाइबिलिटी बोलते हैं। तो पॉलन वाइबिलिटी जो है वो राइस के केस में और वीट के केस में कितनी होती है? अबाउट 30 मिनट्स। कितनी होती है? अबाउट 30 मिनट। और ऐसे ही कुछ एक मिनट से लेकर के कुछ एक मंथ तक, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है इनमें क्या होती है? कुछ एक मंथ तक भी पॉसिबल है। तो ये क्या होता है बेटा? ये है पॉलन वाइबिलिटी। नेक्स्ट जो है वो है पॉलन बैंक। पॉलन बैंक, तो पॉलन बैंक क्या है? ये एक तरह का क्या है? स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, एक तरह का क्या है जहाँ पर स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन को एक ही जगह पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो उस जगह को क्या बोल देते हैं? हम पॉलन बैंक बोल देते हैं। अब इनके स्टोरेज के लिए कंडीशन क्या होती है? स्टोरेज के लिए क्या किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है और टेम्परेचर कितना लिया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे जो पॉलन ग्रेन है उनको एक लंबे टाइम पे, मतलब बहुत साल तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उनका जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। नेक्स्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, कुछ फास्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, तो पोलन एलर्जी क्या होती है? पोलन एलर्जी नाम से लग रहा है पोलन से एलर्जी होना, तो मेनली क्या है? एनीमोफाइलस जो होते हैं, मतलब विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, तो वो जो पॉलन ग्रेन होते हैं काफ़ी लाइट वेट के होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट वेट के होते हैं। तो वो क्या है, जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकते हैं? रिनिटिस उसी की वजह से हो सकता है, या फिर क्या है ब्रोंकाइटिस, या फिर हे फीवर, या फिर अस्थमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो हैं जो पोलन ग्रेन, जिनके पोलन ग्रेन की वजह से पोलन एलर्जी होती है, तो एक है कैरेट ग्रास,
और एक है पार्थेनियम। तो मतलब क्या है कि इन प्लांट्स की जो स्पीसीज होती हैं उनके पॉलन ग्रेन जो हैं वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट। अब पॉलन ग्रेन जो है इनका यूज़ एज ए एनर्जी सोर्स भी किया जाता है, एनर्जी की तरह भी इनका यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या है कि पॉलन ग्रेन में एनर्जी का यूज़ अगर हम करेंगे तो कौन से टाइप के पॉलन ग्रेन का, मेनली जिनका पॉलिनेशन बीज के थ्रू हुआ है उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन किस किस वजह से हम पॉलन प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका। एक तो क्या है कि एनर्जी ड्रिंक्स जो बनती हैं उनमें पॉलन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयाँ जो बनती हैं उनमें भी यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। और जो एथलीट जो होते हैं या फिर जो रेस वाले घोड़े जो होते हैं उनको भी पॉलन के प्रोडक्ट दिए जाते हैं एज ए सिरप, जिसकी वजह से क्या है वो एक्टिव रहते हैं। और जितने टाइम तक भी रेस लगानी होती है, जो रेस वाले जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, तो एक लंबे टाइम तक एक्टिवली एनर्जी के साथ उसको पूरा कर सकते हैं। एथलीट को भी ये दिया जाता है क्योंकि उनमें एनर्जी बनी रहती है और लंबे टाइम तक वो खेल सकते हैं। तो भाई क्या क्या होता है पॉलन ग्रेन में, क्यों हम एनर्जी के प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कंपोजिशन में क्या क्या है। कि भाई पॉलन प्रोडक्ट जो है उसमें 7 से लेकर के 26% तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 7 से लेकर के 26% तक प्रोटीन होता है। 24 से लेकर के 48% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, कितना, 24 से लेकर के 48% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 0.4 से लेकर के 14.5% तक फैट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए क्या है, एज ए फूड सप्लीमेंट इसका यूज़ किया जाता है। अब हमने जब पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, तो हमने पढ़ा है कि 2 सेल स्टेज होती है। कितना पढ़ा है, 2 सेल स्टेज होती है। एक तो हमारे वेजिटल सेल और दूसरी कौन सी थी, जर्मिनेटिव सेल। तो भाई वेजिटल और जर्मिनेटिव, वेजिटल कैसी थी, लार्ज सेल थी, और जर्मिनेटिव कैसी थी, स्मॉल सेल थी। तो लगभग 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें 2 सेल्ड स्टेज होती है, और बाकी जो बच गए उनमें 3 सेल्ड स्टेज भी होती है। अब 3 सेल्ड स्टेज होने की क्या वजह होती है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल जो होती है वो क्या करती है, 2 पॉलर मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर लेती है। तो इससे क्या होता है, टोटल 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली 60% में क्या होता है, 2 सेल स्टेज ही होती है, और बाकी 30 से 40% जो बच गए पॉलन ग्रेन उनमें 3 सेल स्टेज आ सकती है। और जनरली अगर हम पॉलन प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पॉलन प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट छोटी सी टर्म बता देती हूँ, पेलिनोलॉजी क्या होता है। पेलिनोलॉजी क्या है बच्चों, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ मेल वाला पार्ट। ठीक है, मेल गैमेट के बारे में हमने कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें स्टार्ट करना है फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फीमेल पार्ट जो है फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम या फिर गाइनोशियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम या फिर क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम बोल सकते हैं।
तो भाई फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है जो कि मतलब गाइनोशियम है, तो उसको मेनली क्या बोला जाता है, पिस्टिल, या फिर क्या बोल देते हैं, कार्पल भी बोल देते हैं। पिस्टिल बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, कार्पल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये पिस्टिल और कार्पल जो है, अब ये दोनों जो हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं एक दूसरे से। पिस्टिल जो है, पहले एक बार फीमेल पार्ट के बारे में देखो, कुछ इस तरह का होता है, सबको पता है, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो पिस्टिल जो है वो हम कब यूज़ करेंगे, पिस्टिल वाला वर्ड किसी फ्लावर में फीमेल पार्ट के लिए कब यूज़ करेंगे, अगर तीनों पार्ट जो हैं वो कैसे हों, फ्री हों, या फिर हम इजीली क्या कर सकें, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। हमें पता चल रहा है डिस्क शेप है, ये लॉन्ग ट्यूब शेप है और ये राउंडेड शेप है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई ये तो फ्री फॉर्म है ना। और कार्पल जनरली कैसे होते हैं, कार्पल में फ्यूज्ड फॉर्म होती है। कैसी होती है बच्चों, फ्यूज्ड फॉर्म। मतलब हमें नहीं पता चल रहा है भाई, क्या नहीं पता चल रहा है, स्टिग्मा कहाँ है, स्टाइल कहाँ है, ओवरी कहाँ है, देखने से नहीं पता चल रहा है। तो एक तरह से क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म है, ये क्या है, फ्री फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, अब भाई फ्यूज्ड फॉर्म जो है उसमें कार्पल जो हैं किसी भी फ्लावर के अंदर कई टाइप के हो सकती हैं। या तो किसी भी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनो कार्पलरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मोनो कार्पलरी। 2 हैं तो उसको क्या बोल देंगे, बाया कार्पलरी बोल देंगे। बहुत सारे हैं तो क्या बोल देंगे, पोली कार्पलरी बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि भाई अगर किसी भी फ्लावर के अंदर की फीमेल पार्ट जो है उसका नंबर क्या है, और नंबर क्या है तो फ्यूज्ड फॉर्म में है तो 1 है, 2 है, ज़्यादा है, कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये नाम हम दे सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल है, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, तो कुछ खास नहीं बताया यहाँ पे, बस ये बताया कि फीमेल पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं और किसी फ्लावर के अंदर क्या है, पिस्टिल या कार्पल का वर्ड यूज़ किया जाता है फीमेल पार्ट के लिए। तो ये हमने ड्रॉ करके दिखा दिया कि भाई ये फ्री फॉर्म है, ये फ्यूज्ड फॉर्म है। फ्यूज्ड फॉर्म में भी फर्दर सिंगल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो ये हमने बताया किसके बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में। अब देखो, जो अभी मैंने ये ड्रॉ किया था यहाँ पे देखो, ऐसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। तो ये तो कैसा है बेटा, डिस्क शेप। कैसा है, डिस्क शेप्ड पार्ट है। नाम क्या है इसका, स्टिग्मा। इसको और क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। क्या कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। ये क्या है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, पैसेज का काम, पास आउट करेगा। जो पोलन ग्रेन यहाँ आकर के चिपक जाएंगे ना, तो जो पोलन ट्यूब रिलीज होती है उस ट्यूब को यहाँ तक आगे की तरफ पास आउट करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, स्टाइल। स्टाइल, ठीक है। और राउंडेड जो है वो ओवरी है। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, है ना। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एक दिखा दिया है। अब देखो बेटा, जो ये फीमेल पार्ट है उसमें स्टाइल जो है ये किस टाइप का है, इसके बेस पे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। किसको, फीमेल के पार्ट को। मतलब स्टाइल जो है उसके स्ट्रक्चर के बेस पर। अब देखो स्टाइल कैसा कैसा हो सकता है। एक तो बेटा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बीच में से ये कैसा है, फ्री है, और बिल्कुल जो साइड वाला हिस्सा है, मतलब जो क्या है इसकी लेयर है, आउटर लेयर जो है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, सेल बनी हुई है। क्या है, सिर्फ सेल बनी हुई है यहाँ पर, और बीच में से क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो जो ये सेल हैं इनको बोल देते हैं एपिथेलियल सेल।
एपिथेलियल, और बीच में से कैसा है, होलो, तो इसको बोल देते हैं हम होलो टाइप स्टाइल। मतलब ये स्टाइल जो है ये कैसा है, होलो टाइप। और दूसरा कैसा हो सकता है, दूसरा कुछ इस तरह का हो सकता है, ये सेल इस तरह से करके ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से भरा हुआ है, पूरा यहाँ से क्या है कि ये पूरा इस तरह से डेंस है बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। तो ये कैसा है बेटा, डेंस है ये। तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा स्टाइल का, डेंस टाइप, ठीक है। तो दो टाइप होते हैं स्टाइल के भी, एक होता है होलो जो बीच में से बिल्कुल फ्री होता है, और दूसरा कौन सा होता है, डेंस होता है, जो कैसा होता है, जिसके बीच में बहुत सारी सेल कंपैक्टली एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। तो ये दो टाइप के हैं, डेंस है और ये होलो है, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे इसको सबको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। जो हिस्सा ओव्यूल का ओवरी से चिपका हुआ है, मतलब ये हिस्सा चिपका हुआ है ना बेटा, ओव्यूल का ये हिस्सा ओवरी से चिपका हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये है ओव्यूल। अब ओव्यूल जहाँ से ओवरी से चिपका हुआ है उसको क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा। और बेटा अरेंजमेंट होता है इनका कि भाई ओव्यूल जो है वो इस मार्जिन के ऊपर, मतलब बाउंड्री के ऊपर किस तरह से चिपके हुए हैं, अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो उस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, ये प्लेसेंटा है और जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। तो ओव्यूल जो होते हैं वो हमारे कई टाइप के ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल कई सारे टाइप के होते हैं। तो एक बार हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं हम एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। कर दिया। ये देखो कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। ये बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है हमें ओव्यूल में, इसको हम बोल देते हैं इंटेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट्स। ये जो लेयर दिखाई दे रही है लेयर को क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट्स। तो अगर एक इंटेगमेंट है, मतलब क्या है कि अगर सिंगल है तो उसको बोल देते हैं यूनिटेगमिक, और अगर क्या है दो हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम, बायाटेगमिक, ठीक है। एक है तो क्या बोल देते हैं, यूनिटेगमिक। अगर दो हैं तो क्या बोल देते हैं,
बायोटैगमिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है इंटेगमेंट। उसके बाद देखो ये सेल प्रेजेंट है, चारों तरफ ये सेल है ना, तो इनको बोल देते हैं बेटा न्यूक्लियस सेल। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। ये सारी के सारी सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड सेल होती हैं। कैसी सेल होती हैं? डिप्लॉयड सेल होती हैं। और इनका सबका नेचर कैसा होता है? पैरेनकाइमेटाज। नेचर कैसा होता है? पैरेनकाइमेटाज। और पैरेनकाइमेटाज जो है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल सेल जो हैं वो कैसी होंगी? लिविंग सेल हैं, जिनमें फर्दर डेवलपमेंट की, ग्रोथ करने की, डिवीज़न करने की पावर जो है वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात आ गई सेंटर में जो ये ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये किसका है? एम्ब्रियो सैक का। किसका है? एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो सैक जो है इसमें 3 सेल तो ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं और 3 सेल ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं और इस तरह से एक सेल बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाली सेल जो है, पहले इनको बता रही हूँ मैं, जो ये साइड वाली सेल हैं दोनों साइड वाली, इन दोनों को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स सेल। और जो ये एक बीच वाली है, इन दोनों को मैंने स्मॉल बनाया है, इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है, इसको बोलते हैं ऊस्पोर। क्या बोलते हैं? ऊस्पोर या फिर एग सेल, ठीक है। अब क्या है कि बीच वाली क्या हो गई? एग सेल या फिर ऊस्पोर। दोनों साइड वाली क्या हो गई? सिनर्जिड्स हो गई। क्या हो गई? सिनर्जिड्स हो गई। तो इनको तीनों को मिलाकर के नाम क्या दे सकते हैं? एग एपरेटस। क्या नाम दे सकते हैं हम? एग एपरेटस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर ये ऊपर वाली 3 सेल, इनको क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और जो ये एंटीपोडल सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट करती हैं। सिनर्जिड सेल जो हैं इनको स्पोर्टिव सेल भी कहा जाता है। आगे एक एक करके इनके फंक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एम्ब्रियो सैक, ये तीनों एंटीपोडल, ये दोनों सिनर्जिड्स, बीच वाली एग, तीनों मिलाकर एग एपरेटस। सेंटर वाला क्या है? सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला जो है, ये पूरा हिस्सा जो है इसको बोल देते हैं हम माइक्रोपाइल एंड। क्या बोल देते हैं? माइक्रोपाइल एंड। जस्ट इसका ओपोजिट जो है उसको क्या बोलते हैं? चैलिजा। क्या बोलते हैं? चैलिजा। ये वाला जो है उसको क्या बोल दिया? माइक्रोपाइल। जस्ट ऑपोजिट को क्या बोल दिया? चैलिजा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या फिर क्या बोल सकते हैं? फ्यूनिक्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ब्लू से बना रखा है, अलग से दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोल देते हैं? वैस्कुलर स्टैंड। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये इंटेगमेंट का हिस्सा इस फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं? रेफी, ठीक है। इसको बोल देते हैं हाइलम और इसको क्या बोल देते हैं? रेफी। तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? एक तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल बोलते हैं। उसी के अंदर क्या है? एक स्टैंड, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको वैस्कुलर स्टैंड बोला जाता है। 2 एंड होते हैं ओपोजिट एक दूसरे के, तो माइक्रोपाइल है और चैलिजा एंड होता है। बीच में एम्ब्रियो सैक है, 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे की तरफ प्रेजेंट है, 1 सेल बीच में होती है, ठीक है, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जितने भी बाहर सेल हैं सारी कैसी हैं? न्यूक्लियस, पैरेनकाइमेटस, डिप्लॉयड सेल होती हैं। लेयर जो है उनको क्या बोल देते हैं? इंटेगमेंट बोल देते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद देखो अब ओव्यूल जो है उसको न्यूक्लियस के बेस पे भी नाम दे रखा है। ओव्यूल को न्यूक्लियस सेल कितनी हैं इनके अमाउंट के बेस पे भी नाम दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि अगर न्यूक्लियस सेल जो हैं वो कम हैं, लेस है, न्यूक्लियस सेल अगर जो है वो कैसी हैं, कम हैं, तो उसको बोल देते हैं हम टेन्यून्यूक्लिएट। क्या नाम दे देते हैं, टेन्यून्यूक्लिएट। अगर न्यूक्लियस सेल का अमाउंट क्या है, कम है। और अगर न्यूक्लियस सेल जो है इसका अमाउंट ज़्यादा है, अगर इसका अमाउंट क्या है, ओव्यूल में ज़्यादा है, तो उसको नाम क्या दे देते हैं, क्रेसिन्यूक्लिएट। क्या नाम दे देते हैं, क्रेसिन्यूक्लिएट। ठीक है, अगर कम है तो क्या नाम दे दिया, टेन्यून्यूक्लिएट। अगर ज़्यादा होती है न्यूक्लियस सेल तो क्या नाम दे दिया, क्रेसिन्यूक्लिएट। ठीक है, उसके बाद देखो माइक्रोपाइल, हाइलम और रैफी। माइक्रोपाइल, हाइलम और रैफी, एक सीड जो होता है जब जब उसका जर्मिनेशन हुआ है, जर्मिनेट मतलब हो रहा है अभी वो, तो उसके अंदर ये तीनों दिखाई देते हैं इस तरह से, सीड के अंदर तीनों दिखाई देते हैं। ठीक है, ये माइक्रोपाइल, ये हाइलम और ये रेफी, तीनों दिखाई देते हैं। बट जैसे ही उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया, बड़ा हो गया वो, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर, तीनों गायब हो जाते हैं। ठीक है, सीड के केस में, सीड में क्या है कि पहले इनको तीनों को देखा जाता है, बट बाद में क्या होता है, ये तीनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था बेटा ओव्यूल का, इम्पोर्टेंट है, ड्रॉ करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से टाइप उनके होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप जो है ओव्यूल का वो कौन सा होता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं बेटा कौन कौन से टाइप हैं ओव्यूल के। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फर्स्ट जो है वो है ऑर्थोट्रोपस, सेकंड है एनाट्रोपस, थर्ड टाइप है हेमीट्रोपस, फोर्थ टाइप है कैम्पाइलोट्रोपस, फिफ्थ टाइप है एम्फीट्रोपस, और लास्ट जो है वो है सिरकिनोट्रोपस। तो ये बेटा 6 टाइप हैं ओव्यूल के, और ये जो 6 टाइप हैं ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। तो डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ऑर्थोट्रोपस का कैसा होगा, एना का कैसा है, एंड सो ऑन, सबका डायग्राम कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्थो जो है इसको और क्या कहा जाता है, एट्रोपस। कैसा होता है, बिल्कुल इरेक्ट होता है। कैसा होता है, बिल्कुल इरेक्ट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। ये देखो बिल्कुल इरेक्ट है ये। कंप्लीट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ शेप दिखा रही हूँ। तो मतलब ऐसा जो है वो किस में आएगा, ऑर्थोट्रोपस, जिसको एट्रोपस भी बोल सकते हैं। कैसा होता है, बिल्कुल इरेक्ट होता है। उसके बाद है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस जो है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड, मतलब जस्ट ये इरेक्ट है ना तो इन्वर्टेड हो जाएगा।
तो इन्वर्टेड जो है वो देखो कैसा होगा, ठीक है। ये क्या है, एनाट्रोपस है, ठीक है, इन्वर्टेड। ये वाला जो था ये कैसा है, इरेक्ट है, ये कैसा है, इन्वर्टेड। उसके बाद है हेमीट्रोपस, हेमी हाफ कवर्ड, ठीक है। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हेमीट्रोपस का हो गया, हेमीट्रोपस हाफ कवर्ड। उसके बाद है कैम्पाइलोट्रोपस। अब कैम्पाइलोट्रोपस का देखो कैसा होगा, यहाँ पे बना रही हूँ, कैम्पाइलोट्रोपस का होगा बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा क्या है कि जो ये कवर्ड होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। ये था ना हाफ, इससे थोड़ा सा क्या है, ये ज़्यादा है, इसका झुकाव नीचे की तरफ। ये जो है ये क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस। उसके बाद है फिर एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो है इसका कैसा होता है, एम्फीट्रोपस, तो एम्फीट्रोपस का यहाँ बना देती हूँ। एम्फीट्रोपस का होता बिल्कुल वैसा ही है बेटा, जैसा लास्ट टाइम हमने अभी बनाया है वैसा ही होता है, कैम्पाइलो के जैसा। बट इसमें क्या होता है कि जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये कुछ इस ऐसी शेप का हो जाता है। एम्ब्रियो सैक जो है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, हॉर्स शू शेप, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है सिरकीनो। सिरकीनो जो है वो देखो किस टाइप का होता है, सिरकीनोट्रोपस जो है। ये देखो, तो मतलब क्या है, इसमें जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ने क्या कर लिया, पूरा ओवरलैप कर दिया इसको, है ना। फ्यूनिकल ने क्या कर लिया, पूरा ओवरलैप कर दिया। तो ये हमारे 6 टाइप के 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। तो ये ओव्यूल के 6 टाइप हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन है, मतलब मोस्टली इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है बेटा, एनाट्रोपस। और अभी अभी हमने ड्रॉ भी कौन सा किया था, एनाट्रोपस को ही हमने ड्रॉ किया था अभी अभी, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब किसका डेवलपमेंट देखना है, एम्ब्रियो सैक का। किसका देखना है बेटा, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, ठीक है। ओव्यूल के मिड में प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक, तो उसका डेवलपमेंट देखना है कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे इस तरह से मैंने क्या है कि ओव्यूल का बना दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। या ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया। तो जब ये मतलब आउटर कवरिंग बनी हुई ना बेटा, अभी इसमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट दिखाना है। तो पहले एम्ब्रियो सैक नहीं होता ना, डेवलपमेंट दिखाना है, तो उससे पहले जो ये पूरा सेंट्रल पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूसिलस सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होती है इसके अंदर, ऑल न्यूसिलस सेल, ऑल न्यूसिलस सेल, न्यूसिलस सेल प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये न्यूसिलस सेल हैं, ये वाला जो एंड है ये कौन सा था, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड, ये याद रखना है। और जो इसका ओपोजिट है ये कौन सा है,
चैलेजल एंड या फिर चैलेजा बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब इनमें से किसी एक सेल को ले लेते हैं, जैसे मैंने इसी सेल को ले लिया यहाँ पे। एक न्यूक्लियस सेल जो है उसका डेवलपमेंट दिखाना है कि वो एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनाएगी। तो ये एक न्यूक्लियस सेल को हमने ले लिया। ये न्यूक्लियस सेल कैसी है बेटा? डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड। क्या नाम दे दिया? मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम दे दिया इसको? मेगास्पोर मदर सेल का नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। ये वाला कौन सा एंड है इसका? ये वाला कौन सा एंड है इसका? माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला कौन सा है? चैलेजल एंड, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले मियोसिस की प्रोसेस हुई। फर्स्ट मियोसिस हुआ इसमें। सबसे पहले क्या हुआ? मियोसिस हुआ। जैसे ही मियोसिस की प्रोसेस हुई तो डिवीज़न क्या हो गया? 1 to 4। कैसा हुआ? 1 to 4 डिवीज़न, और 4 बन गई। तो इसको बोल दिया हमने क्या? टेट्राड मेगास्पोर। क्या बोल दिया? टेट्राड मेगास्पोर्स। टेट्राड मेगास्पोर्स बोल दिया हमने इसको, ठीक है। और जो ये चारों बनी हैं, ये चारों की चारों कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं। कैसी बनी है? हैप्लॉइड बनी है। शेप कैसी है? लीनियर। कैसी शेप दिख रही है? लीनियर। जब हमने उसका माइक्रोस्पोर का किया था तो उसमें तो कई सारी शेप बनी थी बेटा, याद हो तो आपको। तो इसमें तो क्या है? सिर्फ एक ही शेप बनती है, लीनियर ही बनती है। उसके बाद ध्यान से देखो, अब जब ये 4 बन गई तो उन 4 में से जो 3 हैं, तो 4 जो बनी हैं उन 4 में से जो 3 सेल जो हैं वो तो क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट होएंगी। और सिर्फ एक जो है वो क्या होती है? फंक्शनल होती है। तो एक जो है वो क्या होएगी? फंक्शनल। बाकी जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। ये 3 हैं तो ये क्या हो जाएंगी? ये है डीजेनरेटिंग सेल। और ये क्या है बेटा? ये है 1 फंक्शनल। ये क्या है? 1 फंक्शनल सेल। ये 1 फंक्शनल है। ये 3 क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई ये तीनों क्या हो गई? डीजेनरेट, गायब हो गई। कौन सी बच गई? सिर्फ एक सेल बच गई। और जो बच गई उसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देंगे, क्योंकि ये कैसी है? ये यहाँ पे कैसी सेल है? फंक्शनल सेल है। फंक्शनल मेगास्पोर बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर प्रोसेस होएगी माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस होएगी अब इसके अंदर? माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में भी पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा पहले? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। और कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगा? 3 टाइम्स। कितनी बार कैरियोकाइनेसिस होगा? 3 टाइम्स। तो ध्यान से देखो, 3 टाइम्स जब हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। ये हमने बना दिया। तो एक बार जब हुआ तो एक बार क्या हुआ? एक से कितने बन गए? 2। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद 3 बार होगा ना लगातार। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड कैरियोकाइनेसिस। तो क्या हो गया? 2 से कितनी हो गई? 4। ये है सेकेंड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद फिर हुआ थर्ड कैरियोकाइनेसिस। थर्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो थर्ड कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ? 4 जो हैं डबल हो गया। कितना? 8 हो गया। कितने हो गए? 8। ये है थर्ड कैरियोकाइनेसिस। तो भाई माइटोसिस में क्या हुआ? पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या है? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। लगातार कितनी बार? 3 बार हुआ। और जब 3 बार कैरियोकाइनेसिस हो गया उसके बाद क्या हुआ बेटा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में देखो क्या हुआ? जो 3 थी इसमें से, मतलब 3 जो थी वो तो गई ऊपर और 3 जो थी वो आ गई यहाँ पे नीचे, 2 बच गई बीच में। ऐसा ही हुआ ना? तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे निशान लगा दिया। तो 3 क्या हो गई बेटा? ऊपर चली गई ऐसे सेल, सॉरी न्यूक्लियाई।
और 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो कहाँ पर आ गए, नीचे की तरफ आ गए। 3 न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चले गए, 3 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ आ गए, और 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो कहाँ आ गए, सेंटर के अंदर आ गए। ठीक है, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 3 बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये तो 3 सेल हो गई, ये 3 सेल, ये 1 सेल है, और ये 3 सेल बन गई है इस तरह से। तो ये वाला कौन सा था यहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड। हर एक में ऐसे है बेटा, चलता हुआ आ रहा है हर एक में। और ये कौन सा था, चैलेजल। 3 सेल बनी चैलेजल एंड पे, 3 सेल बनी माइक्रोपाइलर पे। तो जो ऊपर की तरफ 3 सेल बनी है, नाम क्या है उनका, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, जो नीचे ये बनी है नाम क्या है उनका, इनका तीनों का इकट्ठा बता देती हूँ, एग एपरेटस। क्या नाम है, एग एपरेटस, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये बेटा जितनी भी बनी है ये सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। कैसी हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, इसको छोड़ करके हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, ये बनी ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम, पॉलीगाइनस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनस ओव्यूल। ठीक है, कई सारी बन गई एक साथ सेल, तो क्या बोल दिया, पॉलीगाइनस ओव्यूल। ठीक है, और डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, किसी एक सेल से शुरू हुआ था, किसी एक सेल से शुरू हुआ था। तो एक से शुरू हुआ, तो इसलिए मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से बनाना, ये 1 क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से बनाना, ये पूरी प्रोसेस चल रही है ना। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोस्पोरिक। क्या बोल सकते हैं, मोनोस्पोरिक। 1950 में माहेश्वरी जो था, माहेश्वरी ने सबसे पहले डेमोस्ट्रेट किया था किसको, कि भाई बायोस्पोरिक भी ओव्यूल में होता है और टेट्रास्पोरिक भी होता है। बायोस्पोरिक भी है और टेट्रास्पोरिक भी होता है, बट मेनली क्या है बेटा, मोनोस्पोरिक होता है, क्योंकि एक से पूरी चलती है। बट माहेश्वरी जो है उसने 1950 में बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के बारे में भी बताया था। बायोस्पोरिक मतलब क्या है, 2 मेगास्पोर मदर सेल। टेट्रास्पोरिक का मतलब क्या है, 4 मेगास्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ये हमने ओव्यूल ये हमने फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक के अलग अलग स्टेज बताई हैं, डेवलपमेंटल स्टेज। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोस्पोर है और मेगास्पोर है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और पॉलिनेशन जो है वो कैसे होता है, पॉलिनेशन के फैक्टर क्या होते हैं। तो वो हम सारा अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आज का लेक्चर जो है इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपका इसमें कोई भी सुझाव हो जो आप मेरे को दे सकते हो, या फिर आपका कोई भी इसमें डाउट हो जो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, तो आप ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को तो वो सब्सक्राइब भी करना, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू।